एवरीवन, वेलकम बैक टू द सक्षम एकेडमी। दिस इज श्रेया राय और आज की हमारी वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्लास 10th का जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे इन्वायरमेंट में डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं या फिर जनरली जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी ऐसा चेंज या कोई भी ऐसा रिएक्शन जो किसी केमिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करके होता है और जहाँ किसी तीसरे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये कई तरीके के होते हैं, यानी कई सारी ऐसे टाइप्स होते हैं जिनमें ये केमिकल रिएक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल रिएक्शन कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लेकिन ये कुछ मेन 5 केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज द वर्ड सजेस्ट कंबाइन करना। कंबाइन करना यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के एक बनाना, ये है, इसी को कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसी को कंबाइन करना कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज द वर्ड सजेस्ट कि ये एक ऐसा रिएक्शन है वेयर देयर आर 2 or more than 2 reactant which chemically combine to form a single product। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो रिएक्शंस कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर 2 reactants which combine together to form a single reactant which is water। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप लोग ये रिएक्शन बैलेंस करके ही लिखेंगे। मैंने इसीलिए बैलेंस नहीं किया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, एक प्रैक्टिस होती रहेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो ये वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ 2 रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्टेंट्स ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कॉम्बाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, दे आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ कम टू द सेकंड रिएक्शन विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वर्ड सजेस्ट कर रहा था कंबाइन करना, उसी तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी वर्ड सजेस्ट कर रहा है डिकम्पोज करना। डिकम्पोज करना यानी कि टूटना। ठीक है, एक सब्सटेंस का 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग दूसरे सब्सटेंस में स्प्लिट डाउन हो जाना, डिकम्पोज हो जाना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी में जब हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपलर फूड में डिकम्पोज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, देयर वर 2 रिएक्टेंट्स एंड अ सिंगल प्रोडक्ट। वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट। यहाँ क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो डिकम्पोज होता है किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, चाहे हम हीट अप्लाई कर दें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दें, चाहे फोटोसिंथेसिस के सनलाइट की प्रेजेंस में वो प्रोसेस अप्लाई हो। जब सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में स्प्लिट डाउन होता है, डिकम्पोज होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कंपाउंड जो है ये स्प्लिट डाउन हो रहा है किस में, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हमको ये देखने मिल रहा है कि यहाँ रिएक्टेंट तो सिंगल है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जो फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखा, जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखा, वो क्या था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गोज टू H2O। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देते हैं
अगर इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देते हैं, रिवर्स बैक कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रोवाइड किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रोवाइड करें तो ये वाटर जो होगा ये डिकम्पोज हो जाएगा, किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर, ध्यान से सुनना, ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। सो यहाँ पे आपको एक और रिएक्शन समझ में आ गया जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, या जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। सो फर्दर चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन क्या होता है। ऐसे रिएक्शंस जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके किसी एक कंपाउंड को उसके सिंपलर फॉर्म्स में डिकम्पोज किया जाता है, आयोनाइज किया जाता है, ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया है वाटर को ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिकम्पोज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी हम बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन दोनों का ही एग्जाम्पल मिल गया। एक और एक्स्ट्रा रिएक्शन आप लोगों के नॉलेज में आ गया। यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वाइस वर्सा करते हैं, जस्ट अपोजिट। एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जिसे डिकम्पोज किया जाता है, स्प्लिट अप किया जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। यहाँ पे किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम की रिक्वायरमेंट यानी कि जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब जैसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कराने में। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस। नाउ कम टू द थर्ड रिएक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना, यानी सिंपल सी चीज हमें समझ में आ रही है कि यहाँ किसी चीज को उसकी जगह से हटाया जा रहा होगा, है ना, डिस्प्लेस किया जा रहा होगा। डिस्प्लेस करना मतलब जैसे क्या, फॉर एग्जांपल मेरे इस हाथ में रेड मार्कर है और इस हाथ में ग्रीन मार्कर है। अगर मैंने इस रेड मार्कर को यहाँ से हटा के इसकी पोजीशन से यहाँ पे ग्रीन मार्कर लगा दिया तो ये मैंने क्या किया, रेड मार्कर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे ग्रीन को अटैच कर दिया। अब एक बात दिमाग में लाओ कि यहाँ बात आ जाती है डोमिनेंसी की। डोमिनेंसी यानी कौन कितना ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, अपने एरिया में। ये रेड मार्कर इसीलिए डिस्प्लेस हो पाया क्योंकि ग्रीन मार्कर ज़्यादा डोमिनेंट था। अगर ग्रीन मार्कर वीक होता, कमज़ोर होता, तो ये रेड अपनी जगह पे खड़ा होता और इसे आने नहीं देता, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है ये तभी हो सकता है जब हमारा एक जो एलिमेंट हो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो दूसरे एलिमेंट से। अब व्हाट इज़ रिएक्टिव, मैंने ये वर्ड बोला कि ज़्यादा रिएक्टिव है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट रिएक्टिव है या नहीं है। रिएक्टिव मतलब होता क्या है, रिएक्टिव यानी कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है। सीधे सीधे बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी एलिमेंट, स्पेशली हम यहाँ मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। सो रिएक्टिविटी इज जस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी एलिमेंट। अगर हम मेटल्स की बात करें तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कौन सा मेटल कितना, मेटल्स हम लोगों को पता है कि मेटल्स जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यही इनका रिएक्शन करने का एक मीडियम होता है। जब तक ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं करेंगे। सो कौन सा एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स एलिमेंट एंड वाई एलिमेंट, ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कितना ज़्यादा तेजी से कर देता है, यही है उसकी रिएक्टिविटी। अगर एक्स एलिमेंट यानी कि एक्स एटम ज़्यादा तेजी से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा है इन कंपैरिजन टू वाई, तो एक्स विल बी मोर रिएक्टिव देन वाई। अब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल।
ठीक है। हर एक मेटल के पास उनके वैलेंस सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जंप आउट करते हैं फ्रॉम द वैलेंस सेल, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंस सेल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो जितना ज़्यादा तेज़ी से जंप आउट करके बाहर निकल जाता है, यानी जो एटम जितना ज़्यादा तेज़ी से, जितना ज़्यादा इफेक्टिवली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उसे अपने वैलेंस सेल से बाहर निकाल देता है, वो एलिमेंट उतना ज़्यादा तेज़ी से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है। यहाँ मैं मेटल्स की बात कर रही हूँ, बिकॉज हम सबको पता है नॉन मेटल्स फॉर्म निगेटिव चार्ज, और वो निगेटिव चार्ज कब बनाते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, जब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ आपको क्लियरली वो समझ में आ जाएगा। यहाँ हम मेटल्स की बात कर रहे हैं कि जो मेटल जितना ज़्यादा तेज़ी से अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, वो मेटल उतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, उतना ज़्यादा तेज़ी से पॉजिटिव हो जाता है। जितना ज़्यादा तेज़ी से पॉजिटिव चार्ज गेन करता है मेटल, उतना ज़्यादा तेज़ी से वो रिएक्शन करता है, ठीक है, और उतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर मेटल की रिएक्टिविटी होती है। सो रिएक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, या सीधे सीधे बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन इज बेस्ड ऑन हाउ इफेक्टिवली अ मेटल लूजेज देयर इलेक्ट्रॉन्स। कितना ज़्यादा तेज़ी से एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कितना ज़्यादा तेज़ी से वो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा है, यही है रेट ऑफ रिएक्शन और यही है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल्स एक ऑर्डर में प्लेस रहते हैं, जिसमें साथ साथ हाइड्रोजन भी रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन इसलिए, ऑल्दो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन को मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में जगह मिली हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करने वाला। हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शनल एलिमेंट है जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों अप्लाई कर सकता है, बिकॉज इट हैव वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। वो अपने वैलेंस सेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके प्लस चार्ज भी अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस चार्ज भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को भी रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। ध्यान से सुनना, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी ये ग्रीन मार्कर जो था, ये रेड मार्कर को इसकी जगह से इसीलिए हटा पाया बिकॉज दिस वॉज डोमिनेंट। सो डोमिनेंसी की बात हम यहाँ हाईली रिएक्टिविटी से बता रहे हैं। जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उतना ज़्यादा तेज़ी से उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर जाएगा और अपने आप को उसकी पोजीशन पे अटैच कर देता है। दिस इज द सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखो, यहाँ आयरन का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट जो कंपाउंड के फॉर्म में है और आयरन एक मेटल है। आयरन और कॉपर दोनों मेटल हैं, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन का रेट ऑफ रिएक्शन कॉपर के रेट ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं कि आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कराते हैं, कॉपर सल्फेट कंपाउंड से कराते हैं, सो क्योंकि आयरन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से यानी उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, अलग कर देता है और उसकी पोजीशन पे लग जाता है। सो रिजल्ट यहाँ आयरन सल्फेट बन जाता है, Fe लग जाता है सल्फेट के साथ और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, कॉपर अलग निकल जाता है। दिस इज द सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि एक एलिमेंट लेते हैं और एक कंपाउंड लेते हैं, जहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस रिएक्शन को अपोजिट चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि कॉपर का रिएक्शन हो रहा है FeSO4 के साथ, तो क्या होगा,
क्या होगा बताओ, क्या रिएक्शन होगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि कॉपर Fe को डिस्प्लेस करके अपने पोजीशन ले लेगा? नहीं, यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगा? बिकॉज कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि वो आयरन सल्फेट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाए, ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉपर इज मच लेस देन दैट ऑफ द आयरन। आयरन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉपर के रेट ऑफ रिएक्शन से कहीं ज्यादा है। सो कॉपर इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, कि वो आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सके, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन हो जाता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है ये हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल का जब हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तभी होता है, अदरवाइज नहीं। तो समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जहां हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। नाउ कम टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे बोला कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा, एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था। एलिमेंट कंपाउंड में से एक एलिमेंट की पोजीशन ले लेता है और वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड्स लिए जाते हैं और मतलब कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो कंपाउंड लिए जाते हैं और ये आपस में अपने आयंस को इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो सीधे सीधे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ सोडियम सल्फेट Na2SO4 का रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। सो सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है बेरियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड एंड दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, Na पॉजिटिव, अगर हम इसको थोड़ा सा रब करके बताती हूँ, यहाँ आप लोग देखो कि सोडियम अगर डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज नहीं हम बोल सकते हैं सोडियम अगर आयोनाइज होगा। अब एक बात और आ गया, व्हाट इज आयोनाइज? आयोनाइजेशन क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ आयंस। किसी भी कोई भी कंपाउंड, जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हर आयनिक कंपाउंड दो चार्ज पार्टिकल से मिलके बनता है। वो दो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं? कैटायन और एनायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो ये आयंस का जो स्प्लिटिंग होता है यही प्रोसेस कहलाती है आयोनाइजेशन। तो अगर हम ये इन्हें स्प्लिट करते हैं तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव में और SO4 निगेटिव में। एक ही पॉजिटिव नहीं है क्योंकि दो Na है तो दो पॉजिटिव होगा, मैं बस मेंशन कर रही हूँ। बेरियम क्लोराइड को अगर स्प्लिट करें तो बेरियम पॉजिटिव में टूटेगा और क्लोरीन निगेटिव में टूटेगा। यहाँ पे भी दो है, वैलेंसी इनकी अलग अलग। तो पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, इनका Na जो है ये इनके क्लोरीन के साथ पॉजिटिव निगेटिव, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है। पॉजिटिव निगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा और निगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस देखो, इनका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? इनके निगेटिव चार्ज के साथ, और बनाया क्या? सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट विच वी यूज इन आवर किचन डेली लाइफ में। और ये सल्फेट, इनका निगेटिव चार्ज इनके पॉजिटिव चार्ज के साथ, विच फॉर्म बेरियम सल्फेट, BaSO4। समझ में आया? सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ आयंस where two different compounds just exchange their ions and form two more compounds। दो अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन, दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे? अब आते हैं हमारे लास्ट रिएक्शन पे, विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इज बेसिकली देयर आर टू रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। इसको अगर हम तोड़े तो ये हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन, और ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो रिडॉक्स रिएक्शन is basically reduction reaction and oxidation reaction. Red for reduction and OX, ox from oxidation, इन दोनों को कंबाइन करके बना है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज बेसिकली द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन
पर्टिकुलर जो एलिमेंट हम इन्वॉल्व करके रिएक्शन करा रहे हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज होता है वही ये रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन इन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन आउट हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन या और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, एंड जस्ट अपोजिट, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन से याद रखिए कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर ये याद हो गया तो सब याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन से याद रखिए कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है तो जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। और अगर इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व कर रहा है और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका रिडक्शन में, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा या फिर हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है कॉपर मेटल का और वाटर का। देखो ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा हमको राइट हैंड साइड में देखना होता है, बिकॉज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन राइट हैंड साइड में हो रहा है, तो हमेशा हमको राइट हैंड साइड में देखना होता है कि क्या चेंज हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज अलोन, वहीं राइट हैंड साइड में कॉपर इज अलोन एंड हाइड्रोजन हैव ऑक्सीजन। हुआ क्या, कॉपर जो है ये जब इसका रिएक्शन हुआ तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीजन का रिलीज, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तभी ना कॉपर बचा, तो यहां कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। वहीं हाइड्रोजन रिएक्टेंट में जो है वो सिंपल हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट में जाने के बाद क्या हो जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड कर गया, तो कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन, एंड कंबाइनली दिस होल रिएक्शन इज व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज सिंपल, the involvement of oxygen or removal of hydrogen. Same vice versa, reduction reaction is the involvement of hydrogen or removal of oxygen is reduction reaction. अब redox reaction में दो पॉइंट और आते हैं जो कि है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों पॉइंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा एक टिप बताऊंगी जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किन्हें कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐसे याद रखो कि जो सब्सटेंस या जो एलिमेंट या जो कंपाउंड, सीधे सीधे बोले, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यानी जो रिडक्शन करता है, जो खुद रिड्यूस हो जाता है, जो खुद का रिडक्शन करा देता है, वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट। और वहीं पे जो खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को रिडक्शन करा देता है वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडेशन करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखो। कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है ना, रिडक्शन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसमें से, और ये ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड का पहले था, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया ना,
तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला और खुद का रिडक्शन करने वाला जो सब्सटेंस होगा वो कहलाएगा, ये रिडक्शन कर रहा था, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी इसने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया और अपने आप को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। सो खुद का रिडक्शन कराने वाला और किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने वाला जो एजेंट है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा। यानी सीधे सीधे कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे द सब्सटेंस और द एलिमेंट और द कंपाउंड विच रिड्यूस, जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। वहीं हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया ना, हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन किया, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज जस्ट अपोजिट, कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऑक्सीडेशन करने वाला सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है और रिडक्शन करने वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। समझ में आया? तो ये था हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन का टाइप। एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर हम देखें तो मैं इधर मिटा के तब आपको बताती हूँ, एक मिनट। ओके, सो एक फ्लो चार्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बता देती हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे आप लोगों को समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और बाकी सारे रिएक्शंस क्या है। सो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, सो इट इज A प्लस B गोज टू AB, यानी दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो दिस इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अपोजिट क्यों है, तो आपको सीधे सीधे यही बोलना है, लिखना है कि इट इज़ बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट डबल, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं। ओके, सो हियर सिंगल रिएक्टेंट AB गोज टू A and B. Okay, now come to the displacement reaction. Here highly reactive element displace the least reactive metal from its compound. समझ में आया? A plus BC goes to AC plus B. Okay, and double displacement is AB plus CD. यहाँ दो अलग अलग कंपाउंड में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। A पॉजिटिव है अगर B निगेटिव है, C पॉजिटिव है अगर D निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका पॉजिटिव इनका निगेटिव, इनका पॉजिटिव इनका, मतलब उनका पॉजिटिव इनका निगेटिव। समझ में आया? सो ये हो जाएगा AD प्लस BC। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ आयंस इज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में वैसा कोई अल्फाबेटिकल चार्ट नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ एक क्विक समरी रिडॉक्स रिएक्शन की बता दूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो चीजें रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आती हैं। ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीजन की एंट्री या फिर हाइड्रोजन का एग्जिट। सेम अपोजिट, रिडक्शन में ऑक्सीजन एग्जिट करता है या फिर हाइड्रोजन क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, यानी सब्सटेंस विच शोज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, एंड सब्सटेंस विच गॉट रिड्यूस्ड, यानी सब्सटेंस which shows the process of reduction reaction, they are known as oxidizing agent. So confuse बिल्कुल नहीं होना। This is all about the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. ये थे आपके types of reaction basically जो आपके 10th level के syllabus में है।
इसके अलावा मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के बारे में बताया, आयोनाइजेशन के बारे में बताया। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ज्वाइन करना चाहूँगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो वर्ड से मिलके बना है, एक्सो और थर्मिक। थर्मिक यानी कि टेम्परेचर और एक्सो यानी कि एग्जिट। जब टेम्परेचर रिलीज होता है, यानी कि टेम्परेचर रिलीज होता है, एग्जिट करता है, तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। वहीं इंडोथर्मिक, इंडो यानी कि एंट्री ले रहा है और थर्मिक यानी कि टेम्परेचर। सो ऐसे रिएक्शंस जहां टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, ऐसे रिएक्शंस इंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। यानी एक्सोथर्मिक इज रिलीज ऑफ टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंट को के टेम्परेचर को बढ़ा दे, ऐसे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। और इंडोथर्मिक यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, सो ऐसे रिएक्शंस इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। सो आज आपने कौन कौन से रिएक्शंस देखे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी 8 रिएक्शंस के बारे में आज आप लोगों ने पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में कोरोजन और रेंसिडिटी, जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, ये वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।